चंद्रगुप्त रचनाकार जयशंकर प्रसाद। अंक 2। पंचम दृश्य। बंदी गृह में घायल सिंहरण और अलका। अलका के भाई ने इन्हें बंदी बना लिया था। अब तो चल फिर सकोगे? हाँ अलका, परंतु बंदी गृह में चलना फिरना व्यर्थ है। नहीं मालव, बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी आवश्यकता है। क्या? सिकंदर की सेना रावी पार हो रही है। पंचनद से संधि हो गई। अब यवन लोग निश्चिंत होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्य चाणक्य का एक चर्य संदेश सुना गया है। कैसे? शपणक वेश में गीत गाता हुआ भीख मांगता आया था। उसने संकेत से अपना तात्पर्य कह सुनाया। तो क्या आचार्य चाणक्य जानते हैं कि मैं यहाँ बंदी हूँ? हाँ, आर्य चाणक्य इधर की सब घटनाओं को जानते हैं। तब तो मालव पर शीघ्र ही आक्रमण होगा। अलका, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त को साथ लेकर आर्य ने वहाँ पर एक बड़ा भारी कार्य किया है। शूद्रकों और मालवों में संधि हो गई है। चंद्रगुप्त को उनकी सम्मिलित सेना का सेनापति बनाने का उद्योग हो रहा है। सिंहरण उठकर, तब तो अलका मुझे शीघ्र पहुँचना चाहिए। अलका, परंतु तुम बंदी हो। सिंहरण, जिस तरह हो सके अलके मुझे पहुँचाओ। अलका कुछ सोचने लगती। तुम जानते हो कि मैं क्यों बंदिनी हूँ? क्यों? आम्भिक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई है और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भगिनी से आम्भिक का ब्याह करा दिया है। परंतु आम्भिक ने यह जानकर भी कि मैं यहाँ बंदिनी हूँ, मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी भीतर इच्छा थी कि पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊँ, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। सिंहरण, अलका, तब क्या करना होगा? यदि मैं पर्वतेश्वर से ब्याह करना स्वीकार करूं तो संभव है कि तुमको छुड़ा दूं। सिंहरण, मैं? अलका मुझसे पूछती हो, दूसरा उपाय क्या है? मेरा सर घूम रहा है अलका, तुम पर्वतेश्वर की प्रणयिनी बनोगी। अच्छा होता कि इससे पहले मैं ही न रह जाता। अलका, क्यों मालव, इससे तुम्हारी कुछ हानि है? कठिन परीक्षा ना लो अलका, बड़ा दुर्बल हूँ। मैंने जीवन और मरण में तुम्हारा संग न छोड़ने का प्रण किया है। मालव, देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है और तुम पंचनद की अधीश्वरी बनने की आशा में। तब मुझे रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा दो। अलका हंसती हुई, चिढ़ गए? आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर पंचनद का सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की रानी बन जाऊँ। सिंहरण, यह भी कोई हंसी है? अलका, बंदी जाओ, सो रहो, मैं आज्ञा देती हूँ। सिंहरण का प्रस्थान। अलका, सुंदर निश्चल हृदय, तुमसे हंसी करना भी अन्याय है, परंतु व्यथा को दबाना पड़ेगा। सिंहरण को मालव भेजने के लिए प्रणय के साथ अत्याचार करना होगा। गाती है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय, चिन्हते की न तनिक थी चाह। बेच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम। वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लो भीने ले बेकाम। उड़ रही है हृतपथ में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह। करूं क्या दृग जल से छिड़काव, बनाऊं मैं यह बचलन राह। संभलते धीरे धीरे चलो, इसे मिस तुमको लगे विलम्ब। सफल हो जीवन की सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब। विश्व की सुषमाओं का स्रोत, बह चलेगा आँखों की राह, और दुर्लभ होगी पहचान, रूप रत्नाकार भरा अथाह। पर्वतेश्वर का प्रवेश। सुंदरी अलका, तुम कब तक यहाँ रहोगी? यह तो बंदी बनाने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। तुम्हें कौन बंदी कहता है? यह अन्याय है। अलका, चलो, सुसज्जित राजभवन तुम्हारी प्रतीक्षा में है। नहीं पौरव, मैं राजभवनों से डरती हूँ, क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। इसका तात्पर्य? कोमल शैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है। यही उन विकासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। पर्वतेश्वर, व्यंग्य न करो अलका। पर्वतेश्वर ने जो कुछ किया है वह भारत का एक एक बच्चा जानता है, परंतु देव प्रतिकूल हो तब क्या किया जाए? अलका, मैं मानती हूँ, परंतु आपकी आत्मा इसे मानने के लिए प्रस्तुत न होगी। हम लोग जो आपके लिए, देश के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे, केवल यवनों को प्रसन्न करने के लिए बंदी किए गए। पर्वतेश्वर, बंदी कैसे? बंदी नहीं तो और क्या। सिंहरण जो आपके साथ युद्ध करते घायल हुआ, आज तक वह क्यों रोका गया? पंचनद नरेश, आपका न्याय अत्यंत सुंदर है ना? कौन कहता है सिंहरण बंदी है? उस वीर की मैं प्रतिष्ठा करता हूँ अलका, परंतु उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अलका के दो प्रेमी नहीं हो सकते।
महाराज, यदि भूपालों का सा व्यवहार न मांगकर आप सिकंदर से द्वंद्व युद्ध मांगते तो अलका को विचार करने का अवसर मिलता। यदि मैं सिकंदर का विपक्षी बन जाऊं तो तुम मुझे प्यार करोगी अलका? सच कहो, तब विचार करूंगी, पर वैसी संभावना नहीं। क्या प्रमाण चाहती हो अलका? सिंहरण के देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है। वहां तुम्हारी सेना यवनों की सहायक न बने और सिंहरण अपने मालव की रक्षा के लिए मुक्त किया जाए। मुझे स्वीकार है। तो मैं भी राजभवन में चलने के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु एक नियम पर। वह क्या? यही कि सिकंदर के भारत में रहने तक मैं स्वतंत्र रहूंगी। पंचनत नरेश, यह दस्यु दल बरसाती बाढ़ के समान निकल जाएगा, विश्वास रखिए। पर्वतेश्वर, सच कहती हो अलका? अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। सिंहरण के लिए रथ आवेगा और तुम्हारे लिए शिविका। देखो, भूलना मत। चिंतित भाव से प्रस्थान। षष्ठम दृश्य। मालवों के स्कंधावार में युद्ध परिषद। देवबल। परिषद के सम्मुख मैं यह विज्ञप्ति उपस्थित करता हूँ कि यवन युद्ध के लिए जो संधि मालव शूद्रकों में हुई है उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों गणों की एक सम्मिलित सेना बनाई जाए और उसके सेनापति शूद्रकों के मनोनीत सेनापति मागध चंद्रगुप्त ही हों। उन्हीं की आज्ञा से सैन्य संचालन हो। सिंहरण का प्रवेश परिषद में हर्ष। कुमार सिंहरण की जय। नागदत्त। मगध एक साम्राज्य है। छवि और वृजी गणतंत्र को कुचलने वाले मगध का निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह अन्याय है। मैं इसका विरोध करता हूँ। सिंहरण। मैं मालव सेना का बलाधिकृत हूँ। मुझे सेना का अधिकार परिषद ने प्रदान किया है और साथ ही में संधि विग्रहिक का कार्य भी करता है। पंचनद की परिस्थिति में स्वयं देखा आया हूँ और मागध चंद्रगुप्त को भी भली भांति जानता हूँ। मैं चंद्रगुप्त के आदेश अनुसार युद्ध चलाने के लिए सहमत हूँ और भी मेरी एक प्रार्थना है। उत्तरापथ के विशिष्ट राजनीतिज्ञ आर्य चाणक्य के गंभीर राजनीति विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य निश्चित करें। गणमुख। आर्य चाणक्य व्यासपीठ पे आवे? चाणक्य। व्यासपीठ से। उत्तरापथ के प्रमुख गणतंत्र मालव राष्ट्र की परिषद का मैं अनुग्रहित हूँ कि ऐसे गंभीर अवसर पर मुझे कहने के लिए उसने आमंत्रित किया। गणतंत्र तथा एक राज्य का प्रश्न यहाँ नहीं, क्योंकि लक्ष्मी और वृजियों का अपकार करने वाला मगध का एक राज्य शीघ्र ही गणतंत्र में परिवर्तित होने वाला है। युद्ध काल में एक नायक की आज्ञा माननी पड़ती है। वहाँ शलाका ग्रहण करके शस्त्र प्रहार करना असंभव है। अतः सेना का एक नायक तो होना ही चाहिए और यहाँ की परिस्थिति में चंद्रगुप्त से बढ़कर इस कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति न होगा। वितस्ता प्रदेश के अधीश्वर पर्वतेश्वर के यवनों से संधि करने पर भी चंद्रगुप्त ही के उद्योग का यह फल है कि पर्वतेश्वर की सेना यवन सहायता को न आएगी। उसी प्रयत्न से यवन सेना में विद्रोह भी हो गया है, जिससे उसका आगे बढ़ना असंभव हो गया। परंतु सिकंदर की कूटनीति प्रत्यावर्तन में भी विजय चाहती है। वह अपनी विद्रोहिणी सेना को स्थल मार्ग से लौटने की आज्ञा देकर नोबल के द्वारा स्वयं सिंधु संगम तक के प्रदेश विजय करना चाहता है। उसमें मालवों का नाश निश्चित है। अतएव सेनापतित्व के लिए आप लोग चंद्रगुप्त को ही वर्ण करें तो शूद्रकों की सहायता भी आप लोगों को मिलेगा। चंद्रगुप्त को ही उन लोगों ने भी सेनापति बनाया है। नागदत्त। ऐसा नहीं हो सकता। चाणक्य। प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपत्य का होना आवश्यक है। साथ ही शूद्रकों की संधि की मर्यादा भी रखनी चाहिए। प्रश्न शासन का नहीं, युद्ध का है। युद्ध में सम्मिलित होने वाले वीरों को एकनिष्ठ होना लाभदायक है। फिर तो मालव और शूद्रक दोनों ही स्वतंत्र संघ हैं और रहेंगे। संभवतः इसमें प्राच्यों का एक गणराष्ट्र आगामी दिनों में और भी आ मिलेगा। नागदत्त। समझ गया। चंद्रगुप्त को ही सम्मिलित सेना का सेनापति बनाना श्रेयस्कर होगा। सिंहरण। अन्नपान और भैषज्य सेवा करने वाली स्त्रियों ने मालविका को अपना प्रधान बनाने की प्रार्थना की है। गणमुख्य। यह उन लोगों की इच्छा पर है। अस्तु, महाबलाधिकृत पद के लिए चंद्रगुप्त को वर्ण करने की आज्ञा परिषद देती है। संवेत जयघोष। सप्तम दृश्य। पर्वतेश्वर का प्रासाद। अलका। सिंहरण मेरी आशा देख रहा होगा और मैं यहाँ पड़ी हूँ। आज इसका कुछ निपटारा करना होगा, अब अधिक नहीं। आकाश की ओर देखकर तारों से भरी हुई काली रजनी का नीला आकाश जैसे कोई विराट गणितज्ञ निभृत में रेखा गणित की समस्या सिद्ध करने के लिए बिंदु दे रहा। पर्वतेश्वर का प्रवेश। अलका। बड़ी दुविधा है। क्यों पौरव? मैं तुमसे प्रतिष्ठित हो चुका हूँ कि मालव युद्ध में भाग न लूँगा, परंतु सिकंदर का दूत आया है कि 8 सहस्त्र अश्वारोही लेकर रावी तट पर मिलो। साथ ही पता चला है कि कुछ यवन सेना अपने देश को लौट रही है। हाँ, कहती चलो। तुम क्या कहती हो अलका? मैं सुनना चाहती हूँ। बतलाओ, मैं क्या करूँ?
जो अच्छा समझो, मुझे देखने दो ऐसी सुंदर वेणी, फूलों से गुथी हुई श्यामा रजनी की सुंदर वेणी। क्या कह रही हो? गाने की इच्छा होती है, सुनोगे? गाती है। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती गिनती प्रणय अवधि की रेख, प्रियतम के आगमन पथ में उड़ न रही कोमल धूल, कादम्बनी उठी यहाँ ढकने वाली दूर जल्दी की कूल, समय विहग के कृष्ण पक्ष में रजत चित्र सी अंकित कौन, तुम हो सुंदरी तरल तारिके, बोलो कुछ बैठो मत मौन। मंदाकिनी समीप भरी फिर प्यासी आंखें क्यों नादान, रूप निशा की उषा में फिर कौन सुनेगा तेरा गान। अलका, मैं पागल होता जा रहा हूँ, यह तुमने क्या कर दिया? मैं तो गा रही हूँ, परिहास ना करो, बताओ मैं क्या करूँ? यदि सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम न जाओगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। बड़ी विडम्बना है। प्राधीनता से बढ़कर विडम्बना और क्या है? अब समझ गए होगे कि वह संधि नहीं, प्राधीनता की स्वीकृति थी। मैं समझता हूँ कि 1000 अश्वारोहियों को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर कोई बहाना ढूंढ निकालूँ। अलका मन में, मैं चलूँ, निकल भागने का ऐसा अवसर दूसरा न मिलेगा। प्रकट, अच्छी बात है, परंतु मैं भी साथ चलूँगी। मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? पर्वतेश्वर का प्रस्थान। अष्टम दृश्य। रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त, नदी में दूर पर कुछ नावें। मालविका, मुझे शीघ्र उत्तर दीजिए, जैसा उससे समझो। तुम्हारी आवश्यक सामग्री तुम्हारे अधीन रहेगी। सिंहरण को कहाँ छोड़ा? आते ही होंगे। तुम लोग कितनी दूर तक गए थे? सैनिक, अभी 4 योजन तक यवनों का पता नहीं, परंतु कुछ भारतीय सैनिक रावी के उस पार दिखाई दिए। मालव की 50 हिंसकाएँ वहीं निरीक्षण कर रही, उन पर धनुर्धर हैं। सिंहरण प्रवेश करके, वह पर्वतेश्वर की सेना होगी, किंतु मागध आश्चर्य है। चंद्रगुप्त, आश्चर्य कुछ नहीं। सिंहरण, शूद्रकों के केवल कुछ ही गुल्म आए हैं और तो। चंद्रगुप्त, चिंता नहीं, कल्याणी के मागध सैनिक और शूद्रक अपने घात में हैं, यवनों को इधर आ जाने दो। सिंहरण, थोड़ी सी हिंसकाओं पर मुझे साहसी वीर चाहिए। सिंहरण, प्रस्तुत है, आज्ञा दीजिए। चंद्रगुप्त, यवनों की जल सेना पर आक्रमण करना होगा, विजय के विचार से नहीं, केवल उलझाने के लिए और उनकी सामग्री नष्ट करने के लिए। सिंहरण संकेत करता नावयाती। मालविका, तो मैं स्कंदावार के पृष्ठभाग में अपने साधन रखती हूँ, एक क्षुद्र भांडार मेरे उपवन में भी रहेगा। चंद्रगुप्त विचार करके, अच्छी बात है। एक नाव तेजी से आती, उस पर से अलका उतर पड़ती। सिंहरण, आश्चर्य है, तुम कैसे अलका? अलका, पर्वतेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग की है, वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया है। मालवों की नावें घूम रही है, मैं जानबूझकर पर्वतेश्वर को छोड़कर वहीं पहुंच गई, परंतु मैं बंदी होकर आई हूँ। चंद्रगुप्त, देवी, युद्ध काल है, नियमों को देखना ही पड़ेगा। मालविका, ले जाओ इन्हें उपवन में। मालविका और अलका का प्रस्थान। मालव रक्षकों के साथ एक यवन का प्रवेश। यवन, मालव के संधि विग्रहिक अमात्य से मिलना चाहता हूँ। सिंहरण, तुम दूत हो? हाँ। सिंहरण, कहो, मैं यही हूँ। यवन, देवपुत्र ने आज्ञा दी कि मालव नेता आकर मुझसे भेंट करे और मेरी जल यात्रा की सुविधा का प्रबंध करे। सिंहरण, सिकंदर से मालवों की ऐसी कोई संधि नहीं हुई जिससे वे इस कार्य के लिए बाध्य हों। हाँ, भेंट करने के लिए मालव सदैव प्रस्तुत हैं, चाहे संधि परिषद में या रणभूमि में। यवन, तो यही जाकर कह दूँ? हाँ, जाओ, रक्षकों से इन्हें सीमा तक पहुँचा दो। यवन का रक्षकों के साथ प्रस्थान। चंद्रगुप्त, मालव, हम लोगों ने भयानक दायित्व उठाया है, इसका निर्वाह करना होगा। सिंहरण, जीवन मरण से खेलते हुए करेंगे वीरवर। चंद्रगुप्त, परंतु सुनो तो, यवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते, वे हम ही लोगों के युद्ध हैं, जिनमें रणभूमि के पास ही स्वच्छंदता से कृषक हल चलाता। यवन आतंक फैलाना जानते हैं और उसे अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह साधारण प्रजा को लूटना, गांवों को जलाना उनके भीषण परंतु साधारण कार्य हैं। सिंहरण, युद्ध सीमा के पार के लोगों के भिन्न भिन्न दुर्गों में एकत्र होने की आज्ञा प्रचारित हो गई है, जो होगा देखा जाएगा। चंद्रगुप्त, पर एक बात सदैव ध्यान में रखनी होगी। क्या? यही कि हमें आक्रमणकारी यवनों को यहाँ से हटाना है और उन्हें जिस प्रकार हो भारतीय सीमा के बाहर करना है, इसलिए शत्रु की ही नीति से युद्ध करना होगा। सिंहरण, सेनापति की सब आज्ञाएं मानी जाएंगी। चलिए। सबका प्रस्थान। नवम दृश्य। शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। कल्याणी, आर्य, अब मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि सिकंदर ने विपाशा को अपने आक्रमण की सीमा बना ली है। अग्रसर होने की संभावना नहीं और अमात्य राक्षस भी आ गए हैं, उनके साथ मेरा जाना उचित है। चाणक्य, और चंद्रगुप्त से क्या कह दिया जाए? मैं नहीं जानती,
परंतु राजकुमारी, उसका असीम प्रेम पूर्ण हृदय भग्न हो जाएगा। वह बिना पतवार की नौका के सदृश इधर उधर बहेगा। कल्याणी, आर्य, मैं इन बातों को नहीं सुनना चाहती, क्योंकि समय ने मुझे अव्यवस्थित बना दिया है। अमात्य राक्षस का प्रवेश। राक्षस, कौन? चाणक्य? हाँ अमात्य, राजकुमारी मगध लौटना चाहती हैं, तो उन्हें कौन रोक सकता है? क्यों तुम रोकोगे? क्या तुमने सबको मूर्ख समझ लिया है? जो होंगे वे अवश्य समझे जाएंगे। अमात्य, मगध की रक्षा अभीष्ट नहीं है क्या? मगध विपन्न कहाँ है? तो मैं शूद्रकों से कह दूं कि तुम लोग बाधा न दो, और यवनों से भी कह दिया जाए कि वास्तव में यह स्कंदावार प्राच्य देश के सम्राट का नहीं है, जिससे भयभीत होकर तुम विपाशा पार नहीं होना चाहते। यह तो शूद्रकों के शूद्र सेना है, जो तुम्हारे लिए मगध तक पहुंचाने का सरल पथ छोड़ देने को प्रस्तुत है। क्यों? राक्षस विचार कर। ब्राह्मण, मैं स्वयं रहूंगा, यह तो मान लेने योग्य सम्मति है, परंतु फिर परंतु लगाया। तुम स्वयं रहो, राजकुमारी भी रहे, तुम्हारे साथ जो नवीन गुल्म आए हैं उन्हें भी रखना पड़ेगा। जब सिकंदर रावी की अंतिम छोर पर पहुंचेगा तब तुम्हारी सेना का काम पड़ेगा। राक्षस, फिर भी मगध पर मेरा स्नेह है, मैं उसे उजड़ने और हत्यारों से बचाना चाहता हूँ। प्रस्थान। कल्याणी, क्या इच्छा है अमात्य? राक्षस, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, पर इसकी बातें मानने के लिए विवश हो रहा हूँ। राजकुमारी, यह मगध का विद्रोही अब तक बंदी कर लिया जाता यदि इसके लिए स्वतंत्रता आवश्यक न होती। जैसी सम्मति हो। चाणक्य का पुनः प्रवेश। राक्षस, कैसे? चाणक्य, जल यात्रा में इतना विघ्न उपस्थित हुआ कि सिकंदर को स्थल मार्ग से मालवों पर आक्रमण करना पड़ा। अपनी विजयों पर फूल कर उसने ऐसा किया, परंतु जा फंसा उनके चुंगल में। अब इधर शूद्रकों और मागधों की नवीन सेनाओं ने से उसकी बाधा पहुंचानी होगी। राक्षस, तब तुम क्या कहते हो, क्या चाहते हो? यही कि तुम अपनी संपूर्ण सेना को लेकर विपाशा के तट की रक्षा करो, और शूद्रकों को लेकर मैं पीछे से आक्रमण करने जाता हूँ। इसमें तो डरने की कोई बात नहीं। राक्षस, मैं स्वीकार करता हूँ। चाणक्य, यदि ना करोगे तो अपना अनिष्ट करोगे। प्रस्थान। कल्याणी, विचित्र ब्राह्मण है अमात्य, मुझको तो इसको देखकर डर लगता है। राक्षस, विकट है राजकुमारी, एक बार इससे मेरा द्वंद्व होना अनिवार्य है, परंतु अभी मैं उससे बचाना चाहता हूँ। चलिए। कल्याणी का प्रस्थान। चाणक्य पुनः प्रवेश करके। राक्षस, एक बात तुम्हारे कल्याण की है, सुनोगे? मैं कहना भूल गया था। राक्षस, क्या? नंद को अपनी प्रेमिका सुहासिनी से तुम्हारे अनुचित संबंध का विश्वास हो गया है। अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक नहीं, समझे? चाणक्य का सवेग प्रस्थान। राक्षस सिर पकड़कर बैठ जाता। दशम दृश्य। मालव दुर्ग का भीतरी भाग, एक शून्य प्रकोटा। मालविका। अलका, इधर तो कोई भी सैनिक नहीं, यदि शत्रु इधर से आवे तब? अलका, दुर्ग ध्वंस करने के लिए यंत्र लगाए जा चुके हैं, परंतु मालव सेना भी सुख की नींद नहीं सो रही। सिंहरण को दुर्ग की भीतरी रक्षा का भार देकर चंद्रगुप्त नई से यवन सेना के पृष्ठ भाग पर आक्रमण करेंगे। आज ही युद्ध का अंतिम निर्णय है। जिस स्थान पर यवन सेना को ले आना अभिष्ट था वहां तक पहुंचाई गई है। मालविका, अच्छा, चलो, कुछ नवीन आहत आ गए हैं, उनकी सेवा का प्रबंध करना है। अलका देखकर। मालविका, मेरे पास धनुष है और कटार है, इस आपत्ति काल में आयुध अपने पास रखना चाहिए, तो कटार अपने पास रख ले। मालविका, मैं डरती हूँ, घृणा करती हूँ, रक्त प्यासी छुरी अलग करो। अलका, मैंने सेवा का व्रत लिया है। अलका, प्राणों के भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या? मालविका, प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा, मुझे भयों से इनकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूँ। अलका, अच्छी बात है जा, परंतु सिंहरण को शीघ्र ही भेज दे, यहाँ जब तक कोई न आ जाए मैं नहीं हट सकती। मालविका का प्रस्थान। अलका, संध्या का नीरव निर्जन प्रदेश है, बैठूं। अकस्मात बाहर से हल्ला होता है, युद्ध शब्द। क्या चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया? परंतु यह स्थान बड़ा ही आरक्षित है। उठती है। अरे, वह कौन? कोई यवन सैनिक है क्या? तो सावधान हो जाऊं। यवन सैनिक का पतन, दूसरा फिर ऊपर आता, उसे भी मारती है, तीसरी बार स्वयं सिकंदर ऊपर आता, तीर का वार बचाकर दुर्ग में कूदता और अलका को पकड़ना चाहता। सहसा सिंहरण का प्रवेश, युद्ध। सिंहरण तलवार चलाते हुए। तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए सिकंदर, तुम्हारा प्राण बहुमूल्य है। सिकंदर। सिकंदर केवल सेनाओं को आज्ञा देना नहीं जानता, बचाओ अपने को। भाले का वार। सिंहरण इस फुर्ती से भाले को ढाल पर लेता है कि वह सिकंदर के हाथ से छूट जाता। यमनराज विवश होकर तलवार चलाता है, किंतु सिंहरण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता। 3 यवन सैनिक कूद कर आते, इधर से मालव सैनिक पहुंचते। सिंहरण, यवन दुस्साहस न कर, तुम्हारे सम्राट की अवस्था शोचनीय है, ले जाओ, इनकी शुश्रूषा करो।
यमन। दुर्ग द्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटियामेट करते हैं। सिंहरण। पीछे चंद्रगुप्त की सेना है मूर्ख, इस दुर्ग में आकर अब तुम बंदी होगे। ले जाओ सिकंदर को, उठा ले जाओ जब तक और मालव को यह न विदित हो जाए कि यही वह सिकंदर है। मालव सैनिक। सेनापति, रक्त का बदला, इस निशंस ने निरीह जनता का अकारण वध किया, प्रतिशोध। सिंहरण। ठहरो मालव वीरों, ठहरो, यह भी एक प्रतिशोध है। यह भारत के ऊपर एक ऋण था, पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का यह प्रत्युत्तर है। यवन जाओ, शीघ्र जाओ। तीनों यवन सिकंदर को ले जाते। घबराया हुआ एक सैनिक आता। सिंहरण। क्या है? सैनिक। दुर्ग द्वार टूट गया, यवन सेना भीतर आ रही है। कुछ चिंता नहीं, दृढ़ रहो। समस्त मालव सेना से कह दो, 2 सिंहरण तुम्हारे साथ मरेगा। तुम मालविका को साथ लेकर अंतःपुर की स्त्रियों को भूगर्भ द्वार से सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। अलका, मानव के ध्वंस पर ही आर्यों का यशो मंदिर ऊंचा खड़ा हो सकेगा। जाओ। अलका का प्रस्थान, यवन सैनिकों का प्रवेश, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश और युद्ध। एक यवन सैनिक दौड़ा हुआ आता। यवन। सेनापति सेल्यूकस, शूद्रकों की सेना भी पीछे आ गई है। बाहर की सेना को उन लोगों ने उलझा रखा। चंद्रगुप्त। यवन सेनापति, मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर कृतज्ञता का बोध है, तुम्हारा जीवन। सेल्यूकस कुछ सोचने लगता है। हम दोनों के लिए प्रस्तुत है, किंतु चंद्रगुप्त। शांति। मार्ग दो, जाओ सेनापति। सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। यवन सेना का प्रस्थान, चंद्रगुप्त का जय घोष।